Hi everyone, my name is Tamana Chaudhary. Welcome to NEET Adda 24/7 and welcome to this orientation session of सारांश बैच। एक ऐसा बैच, एक नया बैच, एक ब्रांड न्यू बैच उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका बहुत ज़्यादा बैकलॉग बन चुका है, जो अपनी प्रिपरेशन को अपने हाथों में लेना चाहते हैं और जो अब फाइनली बिल्कुल ज़ीरो लेवल से लेके 100 तक की प्रिपरेशन को करना चाहते हैं, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए सारांश बैच है। एक ऐसा बैच है जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो डिटेलिंग में कंप्लीट होने वाला है 4 से 5 महीने में। जैसे कि अगर मानो मैं फिजिक्स की बात करूं तो ऑल्दो मैं पूरा प्लानर बताऊंगी तुम्हें इस वीडियो में, लेकिन मैं बता रही हूँ कि अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो 28 फरवरी तक हम पहले चैप्टर से लेके आखिरी चैप्टर तक पूरी फिजिक्स को कंप्लीट कर चुके होंगे, डिटेल्ड क्लासेस की हेल्प से, जो लेटेस्ट सिलेबस के विद रिस्पेक्ट टू होगी, डीपीपी की हेल्प से, टेस्ट सीरीज की हेल्प से और जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसके भी हेल्प से। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि सारांश बैच में मेरा प्लानर क्या है, मेरे प्लान्स क्या हैं, मैं कब कौन से चैप्टर को लेने वाली हूँ और किस तरीके से सिलेबस को कंप्लीट कराने वाली हूँ। बिल्कुल डेट वाइज मैं तुम्हें प्लानर बताऊंगी। फिर मैं डीपीपीस के ऊपर कमेंट करूंगी, फिर मैं इसके ऊपर कमेंट करूंगी कि अगर कोई भी बच्चा सारांश बैच में एनरोल करता है जो नीट 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो उनको और कौन से सोर्सेज के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। इन केस अगर रिलाई करना पड़ेगा, वो कोई और मॉड्यूल भी हो सकता है, कोई और बुक भी हो सकती है, या फिर एनसीईआरटी भी हो सकता है। और अल्टीमेटली हम लोग बात करेंगे रिवीजन के बारे में और टेस्ट सीरीज के बारे में। सो इससे पहले मैं सारांश बैच के बारे में डिटेलिंग में बताऊं, मैं ये चीज़ को ज़रूर से हाईलाइट करना चाहूँगी कि जो सारांश बैच है आज से शुरू हो रहा है। आज इसकी ओरिएंटेशन है जो कि है 1 नवंबर को, और 2 नवंबर से एकेडमिक क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो कोई भी बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है, इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। और मैं इस वीडियो की शुरुआत में ही बता देती हूँ, अगर तुम्हें इस बैच में एनरोल करने का दिल करे, जो डेफिनेटली कर जाएगा बिकॉज इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, तो तुम लोग मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट के लिए कोड GNT25 का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसकी हेल्प से मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा 25% का। मतलब जो तुम 4 रुपये पे कर रहे थे वो अब 3 रुपये हो जाएंगे। तो सब्सक्रिप्शन का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो देखो बच्चों, अगर मैं सबसे पहले सारांश बैच को इंट्रोड्यूस करूं तो एक स्पेशल बैच है जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए भी है और जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए भी है। ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पूरे सिलेबस को डिटेलिंग में, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का है, उसको 4 से 5 महीने में कंप्लीट करना चाहते हैं, जो जिसमें लेटेस्ट सिलेबस हो, जिसके अंदर टॉपिक वाइज डीपीपी मिलेगी, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, जिसके अंदर टेस्ट सीरीज होगी। इन सब के ऊपर डिटेलिंग में भी बात करेंगे, अभी मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ। इसके अंदर टेस्ट सीरीज भी होंगी, जिसके अंदर फोर्टनाइटली टेस्ट भी होंगे, मतलब हर 15 दिन में जो टेस्ट होते हैं वो, और इसके अंदर फुल मॉक टेस्ट भी होने वाले हैं। और जो सबसे बढ़िया चीज़ जो इस पर्टिकुलर बैच को सबसे अलग बनाती है कि ऐसा और कोई भी बैच नहीं है भारत में जिसके अंदर पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम हो। मेंटरशिप प्रोग्राम का मतलब क्या, इसके अंदर अचीवर्स मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिसके अंदर बेसिकली तुम ये लगा लो हर हफ्ते सेशंस हुआ करेंगे। ठीक है, तो हर हफ्ते, जैसे कि मानो मंडे टू सैटरडे हम लोग बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के बारे में, लेकिन फिर बाद में वीक में एक दिन जैसे कि संडे हम लोग बात करेंगे नॉर्मल चीज़ों के बारे में, नॉर्मल चैलेंजेस के बारे में जो नीट एस्पिरेंट फेस करता है। वो टाइम मैनेजमेंट हो सकती है, वो स्ट्रेस हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, वो डीमोटिवेशन हो सकती है। तो इस तरीके से हर हफ्ते हम लोग तुम्हें सारांश बैच में पंपर करने वाले हैं, मोटिवेट करने वाले हैं, गाइड करने वाले हैं और रास्ता दिखाने वाले हैं। तो कोई भी बच्चा जो सारांश बैच में एनरोल करेगा तो उसको ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो अभी ऐसा करते हैं, एक एक करके इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक बार मैं तुम लोगों को बता देती हूँ कि प्लानर क्या है, मेरा प्लान क्या है, कि किस तरीके से, किस ऑर्डर में, किन चैप्टर्स को कवर करते करते और किस डेट तक मैं पूरे के पूरे फिजिक्स के सिलेबस को कंप्लीट करवाना चाहती हूँ। सो लेट अस हैव अ डिस्कशन ऑन इट। तो देखो बच्चों, ये अभी इस तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का प्लानर तुम लोगों को मिल जाएगा, है ना। अगर मानो मैं फिजिक्स के प्लानर की बात करूँ तो तुम लोग देख ही पा रहे हो कि 1 नवंबर जो कि आज है, आज हमारा ओरिएंटेशन सेशन है। आज तुम लोगों को बस पता लग रहा है कि ये बैच किसके बारे में है। इस बैच को अगर तुम ज्वाइन कर रहे हो तो ये ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको फॉलो करना आ जाएगा। जैसे हम सबको सबको पता है कि भाई साइकिल के ऊपर बैठ के अगर हम पहिए घुमाएं और बैलेंस बनाए रखें तो हम एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जा सकते हैं बिना गिरे। लेकिन ओरिएंटेशन क्लासेस बेसिकली साइकिल चलाना सीखना, कि अगर तुम लोग इस बैच में पार्टिसिपेट करने वाले हो तो कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो तुम्हें ऑलरेडी पता हो, ताकि तुम इस पर्टिकुलर बैच से मैक्सिमम एडवांटेज ले सको। और इसीलिए मैं अभी ये जो ओरिएंटेशन सेशन है ले रही हूँ।
तो तुम बच्चों देख पा रहे हो कि 2 नवंबर से हमारी जो एकेडमिक क्लासेस हैं वो शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट्स एंड डिमेंशंस करेंगे, पूरा का पूरा पूरा तुम लोग ऑर्डर देख पा रहे हो, ये पूरी की पूरी मैकेनिक्स है। तो क्लास 11th में क्या, अगर मैं तुम्हारे फिजिक्स सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट की बात करूं, अगर मैं तुम्हारे फिजिक्स सिलेबस के एक ऐसे यूनिट की बात करूं जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं हर साल, नो मैटर व्हाट, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम चैप्टर्स हैं, तो वो है मैकेनिक्स। और इसीलिए हम लोग मैकेनिक्स को बिल्कुल पहले ही निपटाने वाले हैं, है ना, ताकि तुम्हें रिवीजन का भी टाइम मिले। कैसे रिवीजन करना है हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे, और ताकि तुम्हारे दिमाग को चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए एक ज़्यादा लंबा टाइम फ्रेम मिले। तो जो सबसे मुश्किल चीज़ है उसको हम लोग पहले ही निपटाने वाले हैं। तो ये देख लो, पूरी की पूरी मैकेनिक्स हम लोग कंप्लीट कर देंगे 13 दिसंबर तक। तो शुरू करें 2 नवंबर से, ख़त्म करेंगे 13 दिसंबर तक। बच्चों मैकेनिक्स देखो बहुत बड़े, एक तो आई कैन से मैकेनिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा चैप्टर्स भी है, और मैकेनिक्स के अंदर जो चैप्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी भी हैं। अगर मैं चाहूँ तो लॉज ऑफ मोशन को मैं 2 क्लासेस में कंप्लीट करवा सकती हूँ, है ना, लेकिन मैंने 4 क्लासेस रखी हुई हैं, बिकॉज इट इज़ अबाउट आप कितने, आई कैन से आप कितने डिटेलिंग में और आप कितने क्वेश्चन की हेल्प से एक पर्टिकुलर चैप्टर को कवर कराना चाहते हैं, वो वेरी करता है। एक कोचिंग से लेके दूसरे कोचिंग, या फिर एक टीचर से लेके दूसरे टीचर। आई नीड टू इंश्योर कि कोई भी बच्चा अगर मेरी लाइव क्लासेस में पार्टिसिपेट कर रहा है जो सुबह के 8 बजे होगी, जैसे मैंने यहाँ पर ये नहीं किया है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, सबसे जो तगड़ा यूनिट है उसको हम पहले निपटा लेंगे, उसी तरीके से फिजिक्स ज़्यादातर बच्चों को थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग लगता है, इसीलिए मैं पिछले 2-3 सालों से सुबह 8 बजे ही फिजिक्स की क्लासेस ले रही हूँ, ताकि जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है उसको तुम लोग फेस कर सको एक फ्रेश माइंड के साथ, ताकि तुम्हारे लिए अंडरस्टैंड करना भी बेटर हो जाए। कि मानो अगर मैं 2 घंटे की क्लास सुबह 8 बजे ना लेके अगर रात को 8 बजे लेती ना, इट वुड हैव मेड अ बिग डिफरेंस, not just in how much you are understanding but also in how much energy do I have left to पुश माई सेल्फ। क्योंकि कभी कभी क्लास में ऐसा होता है, मानो 2 घंटे की क्लास हो गई, लेकिन अब मुझे ये है कि यार इस टॉपिक के ऊपर मैं 2-3 क्वेश्चन और कराना चाहती हूँ, है ना, तो वो 10 मिनट एक्सटेंड हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं उसको आधे घंटे एक्सटेंड करना चाहूँ, तो वो जो जान है सुबह आ जाती है, शाम को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से तुम्हारे लिए भी होगा नॉलेज को कंज्यूम करने की, अगर मैं बात करूँ। तो ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है इसको हम लोग सुबह ही निपटाने वाले हैं। ये जो फिजिक्स है इसको सबसे पहले हम लोग निपटाने वाले हैं। और अगर मैं इस प्लानर की बात करूं तो जिस यूनिट को हम लोग सबसे पहले कंप्लीट करेंगे वो हमारा मैकेनिक्स है, ठीक है, बिल्कुल टाइम देते हुए अच्छे से मैकेनिक्स कंप्लीट करेंगे। फिर बच्चों मैं करवाने वाली हूँ मैग्नेटिक फिजिक्स, ठीक है। तो मैग्नेटिक फिजिक्स में 5 चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर्स तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, और जो आखिरी चैप्टर है बच्चों अल्टरनेटिंग करंट, वो यहाँ पर है। इसका भी एक रीज़न है, देखो अल्टरनेटिंग करंट बेसिकली एक ऐसा चैप्टर है जिसको अगर तुम करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ करो ना तो बेस्ट है। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद तुरंत मैं अल्टरनेटिंग करंट को लेने वाली हूँ, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया एफिशिएंसी को बरकरार करने के लिए, टू मेक श्योर कि तुम्हें सेम क्लासेस की हेल्प से ज़्यादा समझ आए, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो बच्चों, हम लोग यहाँ पर इस तरीके से मैग्नेटिक फिजिक्स को करने वाले, ये मैग्नेटिक फिजिक्स हो गई। उसके बाद आ जाती है ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सब यहाँ पर कवर हो जाएगा। उसके बाद बच्चों आ जाएगा हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स। तो तुम लोग देख पा रहे हो जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, एक आ गया मैकेनिक्स, दूसरा आ गया ऑप्टिक्स और तीसरा आ गया मॉडर्न फिजिक्स। ये सारी चीज़ें तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी 20th ऑफ जनवरी तक। तो 20th ऑफ जनवरी तक जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स है वो तुम्हारे कवर हो गए। उसके बाद में बच्चों हम लोग करने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और फ्लूइड्स को। फिर हम लोग आएंगे थर्मल फिजिक्स में, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडाइनमिक्स और केटीजी में। ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी 7 फेब तक। और फिर बाद में अल्टीमेटली जो हमारे बचा हुआ यूनिट है विच इज़ चार्जेस एंड इलेक्ट्रिसिटी, हम उनके चैप्टर्स को निपटाएंगे, जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी और आखिर में अल्टरनेटिंग करंट। तो तुम लोग देख पा रहे हो कि 25 फरवरी तक तुम्हारा पूरा का पूरा फिजिक्स का सिलेबस बिल्कुल डिटेलिंग में कंप्लीट हो चुका होगा। बच्चों ये कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो चुका होगा कि मैं तुम्हें बता रही हूँ, इसके अंदर बिल्कुल डिटेल नोट्स बनाएंगे, जैसे मानो तुम क्लास में आ रहे हो, है ना। तो अभी जब तुम क्लास के पीडीएफ को डाउनलोड करोगे ना, तो तुम्हारे पास बेसिकली डिटेल नोट्स होंगे। यही नोट्स तुम्हें खुद से बनानी है, ताकि एक बार जितनी भी चीज़ें क्लास में कराई है उसका एक डिटेल्ड ब्रशअप हो जाए। तो बेसिकली जब तुम क्लास को एंड होने के बाद, चाहे 1 दिन में, 2 दिन में, या फिर उसी दिन जब तुम क्लास के नोट्स बनाओगे, तो तुम्हारा एक तरीके से डिटेल रिविजन हो रहा है, जो डेली बेसिस के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्लानर है बच्चों, डिटेल नोट्स बनेंगे, ठीक है। इन नोट्स के अंदर बच्चों
थियरी भी होगी और इन नोट्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी होंगे। अब देखो बच्चों, फिजिक्स बेसिकली एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर सारे तरीके के क्वेश्चंस करना इम्पॉसिबल है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। तो जो उन जितने क्वेश्चन पॉसिबल है करने, उनमें से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो सबसे ज़्यादा कंसेप्चुअल बिल्डिंग क्वेश्चंस हैं, उनको मैं क्लास में ही कराती हूँ। और फिर बाद में तुम लोगों को मिलेगी डीपीपी, जिसके अंदर और जो क्वेश्चन टाइप्स रह गए हैं वो इंक्लूडेड होंगे। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल की हेल्प से बताऊँ, तो मानो हमारे लिए पॉसिबल है मैक्सिमम, लेट अस अज्यूम, ओके, 10 क्वेश्चन करना मानो पॉसिबल है एक पर्टिकुलर चैप्टर में। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मानो हमने 7 क्वेश्चन कर लिए क्लास में, लेकिन 3 बच गए। अब ऐसा तो है नहीं कि 3 बच गए मतलब हम करेंगे नहीं। तो ये जो 3 क्वेश्चन है वो तुम लोगों को डीपीपी की फॉर्मेट में मिल जाएंगे, और इन डीपीपी के सोल्यूशंस भी मैं ही तुम लोगों को प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो जब तक ये हमारा पूरा का पूरा डिटेल्ड कवरेज वाला सिनेरियो चलेगा, जो एंड ऑफ द फरवरी तक चलेगा, इसके दौरान, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज ध्यान से सुनना, इसके दौरान तुम्हें ना तो कोई और बुक फॉलो करनी है, ठीक है, तुम लोगों को ना कोई मॉड्यूल फॉलो करना है, और तुम्हें ना ही एनसीईआरटी को पढ़ने की जरूरत है। मैं बेसिकली बोल रही हूँ, ना ही तुम लोगों को एनसीईआरटी की थियोरी पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी हमारे क्लास के नोट्स के अंदर होंगी। वो सारी की सारी जो मैं डीपीपी प्रोवाइड करूंगी, मेरी हैंड क्राफ्टेड डीपीपी है, उनके अंदर होंगी। और वो सारी की सारी चीज़ जो टेस्ट सीरीज हम लोगों ने सारांश बैच के साथ लगाई है उसके अंदर इंक्लूडेड होंगी, ठीक है। एक बार मैं सारा सारांश बैच के बारे में बता देती हूँ, फिर मैं अच्छे से और समझा दूंगी। अगर कोई बच्चा एनरोल करना चाहता है तो किस तरीके से एनरोल कर सकता है। तो मैं दोबारा से बता दूं, जितने भी आपके पास मॉड्यूल्स हैं और बुक्स हैं, प्लीज उनको साइड में रख दो, ठीक है। मैं ये भी नहीं बोल रही कि आप अगर एक कमरे में बैठ रहे हैं तो आपके इस साइड यहाँ पर बुक रख दी, लेकिन उनको कभी भी छेड़ना मत, नहीं। मैं बोल रही हूँ सारी की सारी बुक निकाल के एक ऐसी जगह रख दो जहाँ पर तुम्हें वो दिखे ना, बिकॉज दैट इज एन एडेड प्रेशर। इतनी सारी बुक्स जो तुम देख रहे हो, या फिर अगर वो तुम्हारी साइट में रहेंगी, तो एक तरीके से वो हमेशा तुम्हें एक मैसेज भेजेगी कि यार ये भी रहता है, क्योंकि एक तरीके से तो रहता ही है ना, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है जो रहता है वो ज़रूरी है ना। लेकिन वो दिमाग को इस तरीके से समझ नहीं आता। इसीलिए मैं तो बोल रही हूँ कि जितने भी और बुक्स हैं फिजिक्स के, जितने भी और मॉड्यूल्स हैं, इनको प्लीज आउट ऑफ योर रूम कर दो। अगर कोई बच्चा हॉस्टल में रहता है तो कहीं ऐसी जगह रख दो जो तुम्हारी अलमीरा में है, या कहीं ऐसी जगह रख दो जहाँ पर वो सिक्योर हो लेकिन तुम्हें दिखे ना। और अगर कोई बच्चा घर पे रहता है तो बस अपनी मम्मी को दे दो, बोल दो कि मम्मी इन बुक को संभालो और इन बुक को कहीं रख दो जहाँ पर मुझे ना दिखे। फिजिक्स की एनसीईआरटी को जरूर से रखो, लेकिन फिजिक्स की एनसीईआरटी को रखना है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के लिए। जैसे कि इसके अंदर एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल क्वेश्चंस है और एक्सरसाइज क्वेश्चंस है, तो इन दोनों क्वेश्चन की हेल्प से तुम लोग किसी भी चैप्टर के अंदर एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी कोई भी और बुक और मॉड्यूल को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बहुत बार स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि दी जो आप करवा रहे हैं इट इज़ इनफ, और मैं तुम्हें बिल्कुल अच्छे से बोल रही हूँ, इन 4 महीनों में इससे ज़्यादा करना पॉसिबल नहीं है। और अगर तुम लोग इससे ज़्यादा करने की कोशिश भी करोगे तो बैलेंस बिगड़ेगा, या तो वो तुम्हारे सेल्फ स्टडी और क्लासेस को अटेंड करने के बीच में बैलेंस बिगड़ेगा, या फिर पीसीबी में बैलेंस बिगड़ेगा, लेकिन बैलेंस बिगड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ अगले जो 4-5 महीने हैं वो ईजी होने वाले हैं, नहीं, ईजी नहीं होता। नीट को क्रैक करना ईजी है इन दी सेंस कि जो तुम्हारा सिलेबस है बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग नहीं है, लेकिन नीट को क्रैक करना डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि मैनेज करने में बच्चे को बहुत दिक्कत आती है। एक्चुअली मुझे बताऊँ क्या लगता है, कभी कभी लगता है कि नीट का एग्जाम एक्चुअली नॉलेज कम चेक करता है और टाइम मैनेजमेंट कितना बच्चा कितनी कर पाया है वो या तो इक्वली या फिर उससे ज़्यादा चेक करता है ना। तो टाइम मैनेज करना सीखो, ये चीज़ ध्यान में रखो, सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उनको बिल्कुल तसल्ली से करो। नहीं होगा पेपर इतना डिफिकल्ट जितना तुम लोगों को लगता है जब तुम प्रिपरेशन कर रहे होते हो, है ना। इसीलिए हम लोगों ने, ताकि तुम लोगों को टाइम टू टाइम आइडिया लगता रहे कि भाई किस तरीके के क्वेश्चंस नीट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम लोग इसके अंदर एक टेस्ट सीरीज भी रख रहे हैं। जैसे कि मानो बच्चों, अगर मैं रिवीजन की बात करूं, है ना, अगर मानो मैं रिवीजन की बात करूं तो अभी ये वो रिवीजन है जो ड्यूरिंग दी सिलेबस कवरेज होता है, ठीक है। एक तो सिलेबस कंप्लीट के बाद रिवीजन होता है, वो इस बैच का पार्ट नहीं है। 25 फरवरी तक हमारा पूरा डिटेल्ड सिलेबस कंप्लीट होगा।
और फिर बाद में जो हमारे बैच है वो एंड हो जाएगा। मैं तुम्हें बोल रही हूँ उससे पहले जो रिवीजन होता है मैं उसकी स्ट्रैटेजी अभी तुम्हें बता रही हूँ, ठीक है। डिटेल रिवीजन 1 या फिर डिटेल रिवीजन 2 की मैं अभी बात नहीं करूँ क्योंकि इस बैच का पार्ट नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ पर ये बोल रही हूँ कि अगर मानो मैं नॉर्मल रिवीजन स्ट्रैटेजी की बात करूँ, जब आप डिटेल्ड कवरेज कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या आता है ना, इसके अंदर एक तो डेली रिवीजन आता है, मतलब आपने पूरे के पूरे दिन में जो किया है वो आपको एक बार बिल्कुल थरली करना है। तो जब तुम मेरे क्लास के नोट्स बनाओगे वो तुम्हारा हो जाएगा, है ना। फिर बाद में डेली के बाद आ जाता है बच्चों वीकली रिवीजन, के मानो अगर तुम्हें 7 दिन में 6 दिन अगर तुम लोग क्लास अटेंड कर रहे हो तो एक दिन ऐसा होना चाहिए जिसमें यू आर रफली गोइंग थ्रू वट एवर यू हैव कवर्ड इन द एंटायर वीक। ऐसे नहीं कि मानो एक क्लास जो अटेंड की थी पूरे के पूरे वीक में उसमें 3 घंटे दे रहे हो, नहीं। एक आइडिया होना चाहिए कि पूरे के पूरे दिन में क्या किया है। अब ये तो चलो ये थोड़ा सा लीनियंटली हो जाएगा, ये थोड़ा सा लीनियंटली हो जाएगा, लेकिन फिर जो तगड़ा रिवीजन है ना वो आएगा बिफोर द फोर्टनाइटली टेस्ट। बिफोर द फोर्टनाइटली टेस्ट, जैसे कि जैसे कि मैं तुम्हें बता रही थी कि इस ये जो हमने टेस्ट सीरीज रखी रखी है सारांश बैच के साथ, तो हम लोगों ने क्या किया है ना, इसके अंदर फुल मॉक भी रखे हैं, है ना। मानो जब तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो तुम टेस्ट दे पाओ ऑनलाइन टेस्ट, वो तो हम लोगों ने तुम्हें मतलब एज अ जेस्टर, एक अच्छे जेस्टर की तरह प्रोवाइड कर दिए। लेकिन जो मेन चीज़ है वो है फोर्टनाइटली टेस्ट। तो बेसिकली बच्चों ये कुछ इस तरीके के टेस्ट हैं जो हर 15 दिन में हुआ करेंगे। तो तुम डेली देख रहे हो तुम लोगों ने क्या क्या किया है, तुम वीकली बेसिस के ऊपर रिवाइज कर रहे हो तुम लोगों ने क्या क्या किया है, लेकिन जो तगड़ा रिवीजन होगा वो होगा हर फोर्टनाइटली टेस्ट से पहले। तो इस टेस्ट को गलती से भी मिस मत कर देना बच्चों। देखो यार, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो ड्रॉपर्स हैं, है ना। देर इज़ अ रीज़न कि आप एक ड्रॉपर हैं। आपने अपने प्रिपरेशन में गलतियां की है जब आप पिछली बार नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो अभी तुम सब में ये जज्बा जज्बा होना चाहिए, अब तुम लोगों में ये विजडम होना चाहिए कि अब अगर पता लगे कि सबसे बड़ी गलतियां क्या है जो तुम लोग कर सकते हो, उनको बिल्कुल इंश्योर करो कि तुम नहीं कर रहे हो। और मैं तुम्हें बता रही हूँ, इस मुझे नहीं लगता इससे बड़ी कोई गलती है कि बच्चा टेस्ट सीरीज को सीरियसली नहीं लेता है। उसने टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लिया लेकिन कभी कभी कुछ टेस्ट छोड़ देता है, कभी कभी कुछ टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करता है। इनका कोई मतलब नहीं है। हर एक टेस्ट को जो इस टेस्ट सीरीज का पार्ट है तुम्हें बिल्कुल उसको नीट की तरह ट्रीट करना होगा। तुम्हें उसके लिए बिल्कुल ऐसे प्रिपेयर करना होगा जैसे तुम लोग नीट के लिए करोगे, तब जाके तुम्हारा नीट में सिलेक्शन होगा। वॉट इज द पॉइंट ऑफ बाइंग अ बाइसिकल इफ यू आर नॉट एबल टू राइड इट? वॉट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग अ फोन if you are not able to use it? What is the point of having a family if you cannot sit with them and talk to them? है ना। तो उसी तरीके से व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग ए टेस्ट सीरीज जब आप उसको टेस्ट की तरह ही नहीं ले रहे हैं। डीपीपी को प्लीज टेस्ट की तरह मत लो। जो मैं डीपीपी तुम लोगों को टॉपिक वाइज प्रोवाइड करने वाली हूँ उसको टेस्ट की तरह मत लेना। बच्चे क्या करते हैं, डीपीपी को टेस्ट की तरह लेते हैं कि यार डीपीपी में हमसे तो 10 में से खुद से सिर्फ 5 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो वो बच्चा घबरा गया है। अरे कोई बात नहीं, इट डज नॉट मैटर, नो बडी वॉन्ट्स टू नो, और आई शुड से दैट नो बडी रियली, इट डज नॉट मैटर। डीपीपी तुम्हारा टेस्ट नहीं है। डीपीपी बेसिकली वो आग है जो तुम्हें पार करनी पड़ेगी ताकि तुम फाइनली एक टेस्ट के लिए प्रिपेयर्ड हो सको। तो ये जो फोर्टनाइटली टेस्ट है उससे पहले तुम्हारी सारी डीपीपी सॉल्व हो जानी चाहिए। उससे पहले तुम्हारी क्लास नोट्स की हेल्प से बिल्कुल डिटेल्ड रिवीजन करना है और फिर बाद में फोर्टनाइटली टेस्ट देना है। तो इस तरीके से जब तुम पूरा का पूरे सिलेबस कवरेज के दौरान ये सारी चीज़ें करोगे जैसे भी मैंने अभी इस ओरिएंटेशन सेशन में बताई है, तो बच्चों फिर मैं बोल दूंगी कि जब तुम्हारा मानो अगर मैं 25 फरवरी की बात करूँ क्योंकि यहाँ तक हम लोग पूरा फिजिक्स कंप्लीट कर चुके होगे, इसके बाद ना तुम लोग प्रिपेयर्ड होगे। इसके बाद तुम लोग किसके लिए प्रिपेयर्ड होगे कि तुम्हारे मार्क्स में इंक्रीज आए। बच्चा काफ़ी बच्चे क्या करते हैं ना, ड्यूरिंग द डिटेल्ड कवरेज वो ध्यान नहीं देते इन सारी चीज़ों का, और फिर बाद में वो चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले ऐसा लगता ही नहीं है कि उनके मार्क्स में इंक्रीज आ रहा है या फिर ज़्यादा इंक्रीज इन द मार्क्स वो नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका उनकी जो नींव है, उनका जो बेस है वही हिला हुआ है। तो हम लोगों को सारांश बैच में इंश्योर करना है कि ये जो बेस है वो बिल्कुल मजबूत बने। तो 25 नवंबर तक जब तक हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद तुम प्रिपेयर्ड होगे ऐसे डिटेल्ड रिवीजन के लिए जिसकी हेल्प से तुम्हारे मार्क्स में इंक्रीज आ सके। क्योंकि यहाँ तक तो तुम्हारे मार्क्स ऊपर होंगे नीचे होंगे ये डगमगाते रहेंगे, लेकिन जो एक्चुअल इंक्रीज इन दी मार्क्स है ना वो इसके बाद आएगा, और सिर्फ तब आएगा जब ये वाला जो बेस है बिल्कुल स्ट्रांग हो। और यही मोटिव है बच्चों सारांश बैच का, एक ऐसा बैच जो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके अंदर जिद है सिलेक्शन की,
इसलिए हम लोगों ने टैगलाइन यही डाली है, सारांश बैच, जिसके अंदर जिद है सिलेक्शन की। तो अगर आप सारांश बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो बच्चों उसका जो लिंक है, तो मतलब मैं अभी उन स्टूडेंट से बात कर रही हूँ जो इस पर्टिकुलर वीडियो को यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं। जो बच्चे ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, वेल एंड गुड, शुरू करते हैं हम लोग हमारी पढ़ाई 2 नवंबर से। आज भी आए हो, आज तुम्हें पूरा पता लग गया है किस तरीके से बैच रन करेगा, क्या इसके मोटिव्स हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, दैट इज ऑल। अब इसी मोटिव के साथ, इसी जज्बे के साथ कल भी आना और हम लोग यूनिट्स एंड डिमेंशंस की शुरुआत करेंगे। अब अगर मैं उन बच्चों को एड्रेस करूं जो इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन सेशन को यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो बच्चों सारांश बैच में एनरोल करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सारांश बैच चाहिए, कि मानो आपको सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए, ठीक है, तो उसका अलग प्राइस है, छोटा प्राइस है। अगर मानो आपको इसके साथ साथ NATS की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी चाहिए, कि यार जो ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हम लोगों को OMR फिलिंग की प्रैक्टिस करनी है, हम लोगों को बिल्कुल ऐसे प्रैक्टिस करनी है जैसे एग्जाम का इन्वायरमेंट होता है, हमें ऑफलाइन टेस्ट देने हैं जो हम हमारे घर से ही दे सकें, और तब भी पता कर सकें हम लोग इंडिया लेवल पे कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो अगर तुम लोगों को इस तरीके से सारांश बैच के साथ अगर तुम्हें ऑफलाइन NATS भी चाहिए, तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस है। लेकिन मैं तुम्हें बताऊँ ना, NATS का इकलौता प्राइस 2600 था, लेकिन जब तुम उसको सारांश बैच के साथ ही अगर लेते हो तो वो प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो जो NATS के बगैर है उसको हम लोगों ने सारांश बैच बोल दिया, जो NATS के साथ है उसको हम लोगों ने सारांश एस बैच बोल दिया। तो अगर आप सारांश बैच लेते हैं, आपको वो सारी चीज़ें मिलेगी जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में बात की है, बस NATS की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी। लेकिन अगर कोई बच्चा रेडी है वो थोड़ा सा और अमाउंट कंट्रीब्यूट करके 25 ऑफलाइन टेस्ट लेने के लिए, जिसके अंदर 30 OMR शीट्स हैं, डिटेल्ड सोल्यूशन प्रिंटेड है, तो फिर बाद में वो छोटा सा अमाउंट पे करके आप सारांश एस बैच लीजिए, क्योंकि उसके अंदर सारांश बैच भी है और साथ साथ में ये NATS भी है। सो अगर रेडी हो बच्चों नीट को क्रैक करने के लिए, तो लग जाओ। अभी नीट के एग्ज़ाम में एग्जैक्टली 6 महीने रहते हैं, तुम्हारे पास इनफ टाइम है बहुत अच्छा स्कोर करने का, लीव अलोन क्रैक करने का। बच्चे मुझसे पूछते हैं ओनली 6 months लेफ्ट, इज इट पॉसिबल टू क्रैक नीट नाउ? इट इज़ पॉसिबल टू क्रैक नीट विद अ गुड स्कोर इफ़ यू स्टार्ट नाउ। लेकिन 4 महीने के बाद या फिर या फिर 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद मैं ये नहीं बोलूँगी इट इज़ पॉसिबल टू क्रैक नीट विद अ गुड स्कोर। मैं सिर्फ ये बोलूँगी अगर तुम जी जान लगा दोगे तो मुमकिन है तुम्हारे लिए नीट को क्रैक करना। तो ये बैच उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको नीट को क्रैक करके एक अच्छा कॉलेज चाहिए। भाई नीट को क्रैक करके है होगा ना, तुम्हारे सपना होगा ना कुछ, तुम्हारा ड्रीम मेडिकल कॉलेज, तो वो जो सपना है बच्चों उसके लिए काम करो, क्योंकि बिना मेहनत की कोई चीज़ नहीं मिलती है। अगर आपको एप्पल्स भी चाहिए, है ना, अगर आपको सेब, मीठे सेब खाने, अगर आपको मीठा फल खाना है, तो उसके लिए भी बीज लगाना पड़ेगा। उसके बाद उसको उसका ध्यान रखना पड़ेगा, उसको पानी देना पड़ेगा, उसको सनलाइट ऐसी जगह बोना पड़ेगा जहाँ पर सनलाइट गिर रही हो, और वेट करना पड़ेगा। तब जाके एक ऐसा दिन आएगा जब वो जो पेड़ है वो फल देगा, मीठे फल देगा। तो तुम्हारा जो ड्रीम मेडिकल कॉलेज है वो बच्चों ऐसे नहीं मिलेगा। वो ड्रीम मेडिकल कॉलेज तब मिलेगा जब तुम सारी वो चीज़ें करते हो जो करनी पड़ेगी अगर तुम्हें नीट में सिलेक्शन करवाना है और अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज चाहिए। तो कौन सी चीज़ तुम्हें रोक रही है? कब तक बैकलॉग बैकलॉग करोगे? कब तक इसी तरीके से बहाने देते रहोगे कि हमारे साथ ये हो गया था, ये हो गया था, तो हमारा ये छूट गया, ये हो गया था, हमारा ये छूट गया। वही तो डिफरेंस है उस स्टूडेंट में जिसका नीट में सिलेक्शन नहीं होता है और उस स्टूडेंट का जिसका नीट में सिलेक्शन हो जाता है। मेरे ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कि जब वो मानो 8 बजे क्लास होती है, अगर वो चाहे रिकॉर्डिंग भी देख लेंगे। मेरे कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि अगर वो सुबह ट्रैवल भी कर रहे हो ना, तो ट्रेन में तक इस तरीके से क्लासेस देखते हैं, लेकिन वो क्लासेस मिस नहीं करते। और हो ही नहीं सकता कि ज़िंदगी में ये जो बच्चा है पीछे रह जाए। तो सारांश बैच, जिद होनी चाहिए सिलेक्शन की, और अगर आप में जिद है सिलेक्शन की तो 2 बार मत सोचो बच्चों, सारांश बैच इज द वन फॉर यू। दैट इज ऑल। एनरोल कर लो इसमें जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है। कल से हमारी क्लासेस शुरू हो रही है, 2 नवंबर से यूनिट्स एंड डिमेंशन से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। दैट इज ऑल एवरीवन, थैंक यू सो मच। कोई भी बच्चा अगर यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई भी अगर डाउट है, कोई भी अगर क्वेरी है जिसको तुम चाहोगे मैं एड्रेस करूँ, तो कमेंट्स में तुम लोग वो क्वेरी छोड़ के जा सकते हो। दैट इज ऑल एवरीवन, थैंक यू सो मच, आदियोस।